हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 20 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है कन्फ्यूज़न ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ICMR फिगर्स। अब हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR की तरफ से जो कोविड-19 रिलेटेड केसेस का डेटा दिया जाता है उनमें मिसमैच देखने को मिला है, जिससे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि दोनों एजेंसीज़ के द्वारा डेटा में ICMR के द्वारा संडे को जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को की संख्या बताई गई थी वो थी 17,615। संडे के दिन यानी कल के दिन 17,615 टोटल इंडिविजुअल पॉजिटिव केसेस ICMR ने डेटा जो सैटरडे तक का दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस 16,365 देखने को मिले हैं। डेली इन्फेक्शंस के जो टोटल केसेस हैं, जिसमें से केवल सैटरडे का इंक्रीमेंट यानी कि केवल 24 घंटे का जो इंक्रीज़ हुआ है वो 2,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो टोटल केसेस सैटरडे के इंक्रीज हैं, नए केसेस हैं 2154 और हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सैटरडे तक का डेटा था वो 14,792 का था और हेल्थ मिनिस्ट्री ने केवल 957 नए केसेस ही रिपोर्ट किए। इसीलिए दोनों एजेंसीज़ के डेटा में डिफरेंस देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिन में 2 बार डेटा अपडेट करती है, बट फिर भी कंटिन्यूड उनके द्वारा जो लैग डेटा है, कम डेटा है, वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम स्टेट्स की डेटा को देखें, डेटा टैली को देखें, तो जो स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनमें मेजर हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 18 अप्रैल को यानी कि लेटेस्ट जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में और उसके बाद दिल्ली में। महाराष्ट्र नंबर 1 है, फिर गुजरात, फिर दिल्ली, उसके बाद यूपी, राजस्थान, MP और तेलंगाना। अगर हम नंबर ऑफ़ टेस्ट की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में अगर अप्रैल महीने हम 3 अप्रैल से देखें तो 3 अप्रैल से लगातार टेस्ट जो किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि स्टेट्स अब टेस्टिंग पे फोकस कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। और जो स्टेट टेस्टिंग कर रहे हैं उनमें भी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग से ही पता चल रहा है कि लोगों में कोरोना वायरस है कि नहीं है, और अगर टेस्टिंग नहीं होती है तो मामले ऑलरेडी कम दिखते हैं। जो सडन ग्रोथ हुई है ग्राफ में वो भी टेस्टिंग के टाइम से लेकर ही लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ICMR की बात की जा रही है तो हम ICMR के बारे में देख लेते हैं। ICMR एज ए ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये एक एपेक्स बॉडी है जो कंट्री में बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड काम करती है और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जो भी फॉर्मुलेशन और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उन सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने का काम ICMR का है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड की, केवल इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बॉडीज़ में आती है। ICMR की जो फंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंतर्गत ये काम करता है। इसकी एक गवर्निंग बॉडी है, ICMR की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको प्रिसाइड ओवर करते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री को के भी जो भी हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और ICMR एज ए बॉडी के भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो दोनों जगह जो हेड हैं वो हेल्थ मिनिस्टर ही हैं। इट इज़ असिस्टेड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स बाई साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। एक साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ICMR बॉडी को असिस्ट करता है टेक्निकल हेल्प के लिए और अलग अलग बायोमेडिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं इन साइंटिफिक बोर्ड्स के द्वारा देखे जाते हैं और इनसे रिलेटेड टेक्निकल एडवाइजेज ICMR को दी जाती है। ICMR की जो प्रायोरिटी है वो नेशनल लेवल पर रिसर्च को लेकर ज़्यादा है। नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ को लेकर इसी फील्ड में रिसर्च के काम किए जाते हैं ICMR के द्वारा, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल और मैनेज किस तरह से किया जाए, जो कंट्री में फर्टिलिटी रेट है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कंट्रीज़ में अलग अलग
स्टेट्स में हैं उस डिसऑर्डर को कम करने के लिए भी आईसीएमआर एज ए बॉडी काम करती है, और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज डेवलप करना आईसीएमआर का काम है। तो हेल्थ और एनवायरमेंटल सेफ्टी से रिलेटेड सारे काम आईसीएमआर के द्वारा देखे जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड काम भी आईसीएमआर देखता है, जैसे कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़ और अदर डिजीज़, मेंटल हेल्थ या ड्रग रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, ये सारी चीज़ आईसीएमआर के द्वारा देखी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों के बारे में नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाना, ये मेजर काम है आईसीएमआर का। इन चीज़ों से, इन सारी डिजीज़ से रिलेटेड रिसर्च करना और एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी बना के इन डिजीज़ को कम करने के लिए नेशनल लेवल पर हेल्थ प्रायोरिटीज़ को किस तरह से अटेन किया जाए, ये काम आईसीएमआर के द्वारा देखा जाता है। आईसीएमआर को इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में, और इसका जो करंट नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये 1949 में 1949 में आईसीएमआर को दिया गया था। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके अभी के डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। तो ये बात है आईसीएमआर के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ई कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। अब होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली ई कॉमर्स फर्म से रिलेटेड और एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। उन गाइडलाइंस के कारण ई कॉमर्स फर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था रिगार्डिंग नॉन एसेंशियल गुड्स। तो अभी नॉन एसेंशियल गुड्स को लेकर इन गाइडलाइंस को अमेंड किया गया है, और उसमें क्लियरली बताया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो भी नॉन एसेंशियल गुड्स हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के द्वारा, वो प्रोहिबिटेड ही रहने वाले हैं लॉकडाउन के पीरियड तक। अब ये जो गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस में इसके अलावा क्या क्या बात की गई है, इसके अलावा गाइडलाइंस ने 20 अप्रैल से, यानी कि आज से कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की हैं, और केवल उन्हीं जोन्स में अलाउ की हैं जो ग्रीन जोन है, यानी कि जो रेड जोन है, जिनमें वायरस का जो प्रिवेलेंस है बहुत ज़्यादा है, कोविड-19 का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जिन एरियाज़ में वायरस काफ़ी कम है और जो ग्रीन जोन में आता है, उनमें 20 अप्रैल से कुछ पब्लिक एक्टिविटीज़ को ईज़ करने के लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। अब ये जो पावर है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी पावर डेलीगेट की गई है, और स्टेट से कहा गया है कि अगर ग्रीन जोन में कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई रीजन है, तो वहाँ पर एडिशनल कुछ एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ कर सकता है स्टेट, अगर वो चाहे तो। और ये जो पावर है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत दी गई है, और ये एक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको असेंट किया गया था। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही ये जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही आ रही हैं। तो इसलिए पहले हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को समझ लेते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से पास किया गया है, और 2006 में जनवरी में प्रेसिडेंट की तरफ से इसको असेंट मिला। एक्ट अब ये करता क्या है, ये एक्ट मेनली इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का काम करता है, और कंट्री में अगर किसी रीजन में डिज़ास्टर आ जाए तो किस तरह से उस एरिया को इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विथ डिज़ास्टर और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके हेड और चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये जो बॉडी है इसमें 9 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होंगे, और बाकी मेंबर होंगे, और जितना भी टेन्योर होगा इसमें मेंबर्स का वो होगा 5 साल। तो पहली हो गई नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे, यानी कि जितने भी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सारे ऑफिसर्स नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे, और डिज़ास्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें फाइनल की जाएंगी नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको इम्प्लीमेंटेशन और उनके एग्जीक्यूशन का काम इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। और इसके जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होम सेक्रेटरी होंगे। तीसरी जो बात की गई थी इसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF इस्टेब्लिश की जाएगी और ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होगी जो डिजास्टर के समय किसी एरिया को, किसी रीजन को मैनेज करने का काम करेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा इसका डायरेक्टर जनरल और पूरी बॉडी मैनेज की जाएगी। चौथा है स्टेट लेवल पे भी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे एक बॉडी को और उस बॉडी में 8 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, यानी कि सेंटर पे भी एक बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे भी एक बॉडी रहेगी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल पे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे 9 मेंबर की बॉडी, स्टेट पे चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे 8 मेंबर की बॉडी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करेंगे कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिस्ट्रिक्ट के वो भी रहेंगे। और अगर इन जो गाइडलाइंस है इनको वायलेट किया जाएगा तो उससे रिलेटेड सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी मेंशन की गई हैं इस एक्ट में। तो सेंट्रल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सारे प्रोविज़न हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बात की गई है, गोवा इज़ नाउ कोविड फ्री स्टेट। तो इंडिया का पहला स्टेट जो कोविड फ्री हो गया है वो गोवा है, ऐसा गवर्नमेंट के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अप्रैल 3 के बाद गोवा में कोई केसेस देखने को नहीं मिले, इसलिए गोवा को अब ग्रीन स्टेट और कोविड फ्री स्टेट माना जा रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम केयर्स डोनेशन कट फ्रॉम गवर्नमेंट स्टाफ सैलरी। पीएम केयर्स फंड कोविड-19 के पेंडेमिक को डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 28 मार्च को। और पीएम केयर्स फंड में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ का स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अपने 1 दिन की सैलरी डोनेट की। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर से और बाकी काफ़ी लोगों ने वॉलंटरी डोनेशंस दिए हैं ताकि जो सरकार है वो पेंडेमिक से रिलेटेड जो रिलीफ वर्क है वो अच्छे से कर सके। अभी तक ये जो डोनेशन था ये वॉलंटरी माना जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का जो अभी सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको 31 मार्च 2021 तक हर महीने 1 दिन की सैलरी डोनेट करनी होगी इस फंड में। और जो लोग अनविलिंग हैं, जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उनको राइटिंग में ये रिफ्यूज़ल लेटर सबमिट करना पड़ेगा अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो ये जो सर्कुलर है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सारे जो भी एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट है सरकार के, उनको सर्कुलेट किया गया है। तो यहाँ पर ये पीएम केयर्स फंड के बारे में जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसकी बात की गई है। पीएम केयर्स फंड के बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2020 में फॉलोइंग कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। अब ये जो फंड है ये बनाया गया है फॉर कॉम्बेटिंग कंटेनमेंट एंड रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सिमिलर पेंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया इन फ्यूचर। तो भविष्य में और अभी जो पेंडेमिक है उसको डील करने के लिए, और भविष्य में अगर कोई पेंडेमिक आती है इस तरह की, उन सारी पेंडेमिक और सिचुएशन को डील करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए और रिलीफ एफर्ट्स करने के लिए ये पर्टिकुलर पीएम केयर फंड इस्टेब्लिश किया गया है और क्रिएट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इस फंड के चेयरमैन हैं और प्राइम मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सारे लोग मेंबर हैं इस फंड के मैनेजमेंट को लेकर। ये जो फंड है इसमें मिनिमम जो डोनेशन है वो 10 रुपये तक का डोनेशन दिया जा सकता है और किसी भी तरह के टैक्स को लेकर इसको एग्जम्प्ट किया गया है और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। यानी कि कंपनीज अगर डोनेट करेंगी इस फंड में तो उनको CSR के अंतर्गत छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम कॉल्स फॉर यूनिटी इन कोविड-19 रिस्पॉन्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा
लिंक्डइन जो एक नेटवर्किंग साइट है, वहाँ पे यंग प्रोफेशनल से इंटरेक्ट किया गया और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें ये बोला गया है कि आज के टाइम में, इस समय जब पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऐसे टाइम में नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऐसे टाइम में नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट हो सकते हैं और उन बिजनेस मॉडल्स में हर एक सेगमेंट ऑफ पीपल, इंडिया के जितने भी कंट्री के सेगमेंट हैं, चाहे वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या फिर पुअर लोग हैं, उन सारे लोगों को किस तरह से जोड़ा जा सके इस बिज़नेस मॉडल में, इस तरह के बिज़नेस मॉडल क्रिएट किए जाने चाहिए और टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए काम किया जाना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी को अभी के टाइम में किस तरह से अच्छे से यूज़ किया जाए और सारे इंडिया के सेगमेंट्स को कनेक्ट किया जा सके, ऐसी बात बोली गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यंग प्रोफेशनल से। अब ज़्यादातर अभी के टाइम में ज़्यादातर मीटिंग्स, चाहे वो एक छोटी कंपनी की मीटिंग हो या वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ की मीटिंग हो, तो सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं। और अभी जो टाइम है वहाँ पर बिज़नेस और लाइफस्टाइल मॉडल दोनों चेंज हो रहे हैं, इसीलिए वही उन्हीं तरह के बिज़नेस चलेंगे, उन्हीं तरह की लाइफस्टाइल ज़्यादा सूटेबल रहेंगी जो ऐसे टाइम में अडेप्ट हो जाएं, लोगों के द्वारा इजीली अडॉप्ट की जा सके। इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके बिज़नेस और लाइफस्टाइल डिज़ाइन की जाए, तो ये ऐसे टाइम ऑफ क्राइसिस के दौरान हमारे ऑफिसेस को, हमारे बिज़नेस को और जो भी ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी इफ़िशियंसी बढ़ा सकता है और जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको कम से कम किया जा सकता है। इंडिया एक यूथफुल नेशन है और इंडिया में इनोवेटिव ज़ील बहुत ज़्यादा है, तो इसी इनोवेशन का यूज़ करके, इनोवेटिव टैलेंट का यूज़ करके इंडिया लीड कर सकता है एक नए कल्चर में पूरे वर्ल्ड को। जो ये टेक्नोलॉजी है, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी, लोगों की भी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, पूरे सिस्टम की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्कीज़ है, जो मिडिलमैन हैं या जो वेलफेयर मेजर्स में थोड़े थोड़े हर्डल्स होते हैं, उनको भी बहुत तेज़ी से कम किया जा सकता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाए, केवल बिज़नेस में ही नहीं, लाइफस्टाइल में भी, और सारे लोगों को जोड़कर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उनसे रिलेटेड बात की गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूथ प्रोफेशनल से लिंक्डइन पे। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि कोरोना 19 जो है, ये एक तरह से बिना डिस्क्रिमिनेशन के किसी को भी हो रहा है, तो इस टाइम में एकजुट होकर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही सभी का जो रिस्पांस है कोविड 19 को लेकर, कोविड 19 के टाइम में, वो यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। यूनिटी और ब्रदरहुड के साथ एक साथ मिलकर इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है WHO के बारे में। यहाँ पर शशि थरूर जो फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के, उनसे WHO के बारे में बातचीत की गई है, उनका इंटरव्यू है। यहाँ पर WHO के बारे में जो अभी करंट ग्लोबल सिनेरियो में कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। USA ने फंडिंग रोक दी है, WHO को देने से फंडिंग मना कर दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो WHO की जो स्थापना है 1948 में हुई थी और अभी से पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं देखी गई थी जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाए। तो WHO के लिए भी ये पहली बार हुआ है। ऐसे टाइम में ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो बन गया है WHO के लिए और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के लिए। अगर ऐसे टाइम में USA फंडिंग रोकेगा WHO की, तो WHO के द्वारा जो पुअर कंट्रीज़ में काम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि USA के द्वारा करीब 15% की फंडिंग WHO को की जाती है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। और वो फंडिंग अगर एकदम से क्राइसिस के टाइम रुकती है, तो इसके कार्य करने के तरीके और जो गरीब देश हैं उनमें पेंडेमिक से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। USA का क्रिटिसिज्म WHO के लिए ये ठीक नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि USA अपने एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर को छुपाने के लिए WHO को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। USA की हिस्ट्री में ये बिगेस्ट पब्लिक इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में वो कोई ना कोई एक स्केपगोट ढूंढ रहा है जिसको ब्लेम किया जाए। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, वो WHO को ब्लेम कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड ओवर इंस्टीट्यूशन देखें तो UN की जो बॉडीज़ हैं वो मेंबर स्टेट से ही अपनी पावर लेती हैं। मेंबर स्टेट्स
जितना इंडिपेंडेंस इन बॉडीज़ को देते हैं उतनी इंडिपेंडेंस इन बॉडीज़, ये सारी बॉडीज़ एक्सरसाइज करती हैं। WHO की जो इंडिपेंडेंस है वो कम इसलिए है क्योंकि मेंबर बॉडीज़ उनका टाइम टाइम पे अपनी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, और अगर किसी भी टाइम किसी भी मेंबर स्ट्रॉन्ग सुपर पावर कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि वो इन बॉडीज़ का अपने फेवर में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेंबर कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है, मेंबर कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड की अलग अलग एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई बॉडीज़ बनी हैं तो उनको ऑटोनॉमी दी जाए, और अगर ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तो इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। कोविड-19 से रिलेटेड जो कंडीशन बनी है, अगर ऐसी कंडीशन को अवॉइड करना है तो हम लोगों को सारी कंट्रीज़ को मिलकर ऐसी बॉडी इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी जो जिनके पास ऑटोनॉमी हो, जो अपने लेवल पर काम कर सके और मेंबर स्टेट उन बॉडीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश ना कर पाएँ। तो इसलिए अभी जो WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिवर्क करने की ज़रूरत है, उसको रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने लेवल पर ऐसी कंडीशन अगर फ्यूचर में बनती है तो उसको अवॉइड कर सके। तो इस सिनेरियो में इंडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाकी कंट्रीज़ को भी साथ में लेना चाहिए, और इसी तरह एक वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के कॉमन इंटरेस्ट भी यही है कि जो वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रॉन्ग हो किसी एक कंट्री से ज़्यादा, ताकि कोई भी बड़ी कंट्री इन इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट करने की कोशिश ना करे और ये इंस्टीट्यूशन निष्पक्ष रूप से सारी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में काम कर सके। इस्लामोफोबिया इज़ राइजिंग इन इंडिया, OIC। अब OIC ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी कोविड-19 क्राइसिस के समय जो इंडिया में माइनॉरिटी के लिए डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस देखने को मिला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो OIC यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम OIC के बारे में देख लेते हैं। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1969 में बनाया गया था। अभी के टाइम में इसमें 57 मेंबर हैं और ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। 57 कंट्रीज़ में 53 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये बेसिकली ये मुस्लिम कंट्रीज़ की आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरेबिया। इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। हालांकि इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है OIC के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना शुड फेस कॉन्सिक्वेंस, ऐसा कहना है USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा बोला गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है चाइना ने जानबूझकर ये जो वायरस है उसका प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो बहुत बड़े और डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बोला है क्योंकि चाइना के द्वारा अर्ली स्टेज पर काफ़ी इर्रेस्पॉन्सिबली ट्रीट किया गया इस डिज़ीज़ को, और चाइना ने शुरुआती दौर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को छुपाने की कोशिश करी। कोविड-19 के जो एक्चुअल सिम्टम्स हैं उनको वर्ल्ड को नहीं बताया और WHO को कम्युनिकेट नहीं किया। अकॉर्डिंगली WHO ने भी आगे जिस तरह से कम्युनिकेशन किया उसी के कारण जो ये कोविड-19 का वायरस है बहुत तेज़ी से हर कंट्री में दुनिया में फैला है। तो चाइना को लेकर ये वार्निंग दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और WHO को तो बिना वार्निंग के ही उनकी फंडिंग रोक दी है USA ने। तो वर्ल्ड लेवल पर ये सिनेरियो अभी चल रहा है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।